हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन का 8वां भाग आज हम देखेंगे। पिछले भाग में हमने एल्केन को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही मैंने एल्कीन का एक पोर्शन भी पढ़ा दिया है आपको, जिसमें हमने एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता का अध्ययन किया था। अब आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे आज एल्कीन के विरचन की विधियाँ, मतलब एल्कीन्स बनाने की विधियाँ। तो कुछ रिएक्शंस आपको सुनने पर ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पुरानी कुछ वीडियोस में, तो अगर वो रिपीट आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्कीन का विरचन, तो सबसे पहले तो ये समझो कि एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन वो होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध पाए जाते हैं। इस तरह की उसकी संरचना होती है। अगर मान लो 3 कार्बन युक्त परमाणु है तो अगर ऐसे बॉन्ड लगाते हैं तो इस तरह से उसकी संयोजकता पूरी की जाती है। तो हमको एल्कीन के विरचन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करना है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है एल्कीनों का विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधियां। तो सबसे पहली विधि बताई गई है एल्काइनों से, है ना। एल्काइनों से। अभी एल्काइंस क्या होता है? एल्काइन वो होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमें एल्काइन से एल्कीन का निर्माण करना है, यानी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक बहुत स्पेशल उत्प्रेरक है। ये बताया जाता है कि जब किसी भी एल्काइन की क्रिया, जैसे ये देखो, मान लो इसी को ले लेते हैं हम, ये है ना, ये क्या है आपका? ये है एसिटिलीन। इस एसिटिलीन को इसका क्या करा देते हैं? अपचयन, है ना। मतलब अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन से क्रिया। तो जब इस एल्काइन का हम अपचयन कराते हैं पैलेडीकृत कार्बन से, पैलेडीकृत कार्बन का मतलब होता है पैलेडीकृत चारकोल, है ना। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, पैलेडीकृत चारकोल। चारकोल मतलब कार्बन का एक अपरूप होता है ये, यानी एक प्रकार का कार्बन का पाउडर होता है। तो उसको शब्दों में ना लिखते हुए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका एक नाम याद रखना है, इस पैलेडीकृत चारकोल को हम लिंडलार अभिकर्मक कहते हैं, है ना। कभी मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि लिंडलार अभिकर्मक का सूत्र क्या है, तो पैलेडीकृत चारकोल या पैलेडियम युक्त चारकोल को हम ये अभिकर्मक कहते हैं। तो बहुत सिंपल से रिएक्शन है। क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। तो CH के पास एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? CH2। ट्रिपल बॉन्ड था, एक और H आ गया, तो वो H ऐसे जुड़ेगा ना, तो इसको अपन क्या लिख देंगे? CH2। यानी ये क्या बन गया हमारा? एसिटिलीन से एथिलीन। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि एसिटिलीन को एथिलीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको इस अभिक्रिया को याद करना है। अच्छा, और भी कई रिएक्शंस दी हैं, समपक्ष और विपक्ष। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने R रखा और यहाँ पर भी R रखा। इस R का क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है यहाँ पर एल्किल मूलक, है ना। अब समपक्ष विपक्ष का क्या मतलब है? ये R है ना, अगर ये दोनों R, एक में ऐसा डैश लगा है, डैश का मतलब क्या कि एक R के स्थान पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे C2H5 रख दिया जाए और फिर इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाए इसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, यानी पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में। तो एक H इसके पास और एक H इसके पास जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखते हैं। CH3 C के साथ एक H, डबल बॉन्ड C2H5 और इसके साथ भी एक H। अब ये समपक्ष विपक्ष का क्या चक्कर है? समपक्ष विपक्ष हम लोगों ने समावयवता पढ़ी ना, ज्यामितीय समावयवता। उस हिसाब से अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? ये दो कार्बन है ना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर दोनों तरफ H एक साथ ऊपर और CH3 C2H5 अलग अलग है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ये है समपक्ष, है ना। और इसी का विपक्ष कैसे हो जाएगा? विपक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सेम इसकी क्रिया करानी पड़ेगी सोडियम धातु और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। सेम क्रिया में एक बार और बताती हूँ आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C2H5, है ना। इसका नाम हमने अभी इसके नाम की तो बात ही नहीं की। बात करते हैं 2 3 4 5 कार्बन है और उसको हम कहेंगे पेंट टू आइन। इसको पेंट टू आइन कहा जाएगा क्योंकि दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो जब इस पेंट टू आइन की क्रिया वही हाइड्रोजन से कराते हैं, पर इस बार सोडियम युक्त द्रव अमोनिया की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया होती है तो विपक्ष पेंट टू आइन बनता है। कैसे बनेगा देखते हैं।
मतलब क्या हो जाएगा, सेम चीज़ जुड़ेगी, है ना। मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताती हूँ, मतलब ये तो बनेगा ही, लेकिन हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ C2H5 और यहाँ CH3, तो ये क्या हो जाएगा आपका विपक्ष। हम लोगों ने ज्यामितीय समाव्यता के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ज्यामितीय समाव्यता के साथ साथ एल्काइनों के विरचन से, एल्काइनों से हमने एल्कीन्स बनाना सीखे, तो ये थी हमारी पहली अभिक्रिया, है ना। अब दूसरी रिएक्शन क्या है एल्कीन बनाने की, तो दूसरी अभिक्रिया बताई गई है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड मतलब RX से, है ना। और एल्किल हैलाइड से पता है कौन सी रिएक्शन है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, है ना, वो वाली रिएक्शन, इस नाम से हम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं आपके लिए, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, और वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का एक नाम और है, इसको हम कहते हैं बीटा विलोपन। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण को बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो कैसे बनाते हैं इसको, ये आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जब किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड के रूप में मान लो हम लेते हैं C2H5Cl, ये एल्किल हैलाइड है ना। इस एल्किल हैलाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो संयोजकता पूरी करो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो एथिल क्लोराइड हो गया ये। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं, एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश KOH के साथ कराते हैं, तो अल्फा कार्बन का तो हैलोजन निकलता है, क्योंकि अभिक्रिया का नाम है वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हेलो मतलब हेलोजन का निकलना, तो एक तो हैलोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो जिस क्रियात्मक समूह पे, जिस कार्बन पे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको तो अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके पड़ोसी कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन का तो हैलोजन निकल जाएगा और बीटा कार्बन से ये H2O निकल जाएगा, मतलब दो चीज़ें निकल चुकी है इस क्रिया में, एक तो KOH निकला और एक KCl निकला और एक H2O निकला। तो बचा क्या, क्या बचेगा यहाँ पे CH2, और यहाँ क्या बचा CH2, और ये बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, मतलब ये क्या बन गया हमारा एथिलीन। तो ये बीटा विलोपन नामक रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आया समझ में अच्छी तरह से। आप क्लोरीन के स्थान पे, यहाँ पे इसके स्थान पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी ले सकते हो, फ्लोरो नहीं बताया इसके अंदर, है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को ले सकते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड से कैसे हमने एल्कीन बनाया ये भी समझ में आ गया। ये रिएक्शन अलग से भी पूछते हैं, नेम रिएक्शन है ये, कि भैया बीटा विलोपन को समझाइए। अब विरचन की तीसरी विधि, विरचन की तीसरी विधि ये बताई है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊंगी इस रिएक्शन में, कि इस अभिक्रिया में जो बीटा विलोपन अभिक्रिया है ना, वो आयोडो युक्त एल्किल हैलाइड बहुत तीव्र गति से देते हैं, ब्रोमीन वाले उससे कम और क्लोरीन वाले उससे कम गति से ये क्रिया करते हैं। मतलब अभिक्रिया की जो स्पीड है, अगर आप यहाँ पे आयोडीन लोगे तो तुरंत अभिक्रिया होगी, ब्रोमीन लोगे तो थोड़ी धीमी गति से होगी, और अगर मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया तो ये सबसे मंद गति से अभिक्रिया संपन्न होगी। अब हम तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं सन्निध डायहैलाइड से, है ना। सन्निध का मतलब क्या होता है, सन्निध डायहैलाइड से, सन्निध डायहैलाइड का मतलब ये होता है कि ऐसा आपको एल्केन लेना है जिसमें दोनों कार्बन परमाणु पर, पड़ोसी कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन पता है क्या कहलाती है, विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण नाम से ही समझ गए होंगे कि अगर ऊपर वाली रिएक्शन वी हाइड्रोहेलोजनीकरण है, वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और हेलोजन यानी हेलोजन का निकलना, लेकिन इस रिएक्शन का नाम है विहेलोजनीकरण, यानी कि हेलोजन का रिमूव होना। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी Br और इधर भी Br, है ना, 1,2 डाइब्रोमो एथेन इसका आयुपेश नाम होगा। ये जेम डायहैलाइड कहलाते हैं, जेम डायहैलाइड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जब बेसिक वाले वीडियोस बनाए थे उसमें आपको बताया था कि जब
अलग अलग कार्बन परमाणु पर हेलोजन समूह जुड़े होते हो तो जेम डायहैलाइड, और अगर एक ही कार्बन पे दो समान परमाणु जुड़े रहते हैं हेलोजन के तो विस डायहैलाइड होता है वो। तो इस जेम डायहैलाइड यानी कि 1,2-डाइब्रोमोएथेन की क्रिया जिंक धातु से कराएंगे तो जिंक के साथ में ये दोनों Br चले जाएंगे। देखो ये क्या निकल गया आपका, ये तो हमारा रिमूव हुआ ZnBr2 और मुख्य चीज क्या बन गई हमारी, एथिलीन। मतलब एथिलीन बनाने की देखो कितनी सारी रिएक्शंस है, एल्काइन से भी बनाया हमने, एसिटिलीन को एथिलीन में चेंज किया, एल्किल हैलाइड से एथिलीन बनाया, है ना, 1,2-डाइब्रोमोएथेन से भी हम ये क्रिया कर सकते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि ये रिएक्शन कैसे होती है। एक समीकरण और दिया है, अगर मान लो प्रोपेन दिया हो उसमें 1 2 3, 1 पे Br है, 2 पे भी Br है ना, और अब इसकी संयोजकता पूरी करें CH3CH2, इसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। इसकी क्रिया जब आप जिंक से कराओगे तब क्या होगा, सेम ZnBr2 तो आपका रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ बन जाएगा Prop1N। ठीक है, तो ये भी हो गया अच्छी तरह से। और अब अंतिम अभिक्रिया, इसके विरचन की अंतिम अभिक्रिया का नाम बताया गया है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, आधी रिएक्शन हम लोग मिटा देते हैं ताकि हमारी हेडिंग बनी रहे। अगली अभिक्रिया है एल्कोहल के अम्लीय निर्जलन से। चौथी विरचन की अभिक्रिया है एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, एल्कोहल में से जल निकाल दोगे तो एथिलीन या एल्कीन्स बन जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम एल्कोहल को किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो बीटा विलोपन हो जाता है। देखो विहाइड्रोहेलोजनीकरण को भी हम लोग बीटा विलोपन कह सकते हैं, और अब जो ये पढ़ रहे हैं ना हम लोग एल्कोहल का अम्लीय निर्जलन, ये भी एक तरह से बीटा विलोपन होगा। कैसे होगा देखिए, अब हम क्या करें, कोई भी अल्कोहल ले लें, कोई भी हम एल्किल अल्कोहल ले लें, ROH ले सकते हैं हम, ROH मतलब R के स्थान पे मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी ले लो आप, है ना, तो हमने R के स्थान पे लिया C2H5OH। ठीक है, इसकी क्रिया करा देते हैं हम H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, एक H और ये OH, H2O निकल गया तो बचा क्या, C2H4, है ना, ये बन गया आपका एथिलीन। अभी इसको मैंने अणु सूत्र के रूप में लिखा है, ये है हमारा एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल को हमने बदला एथिलीन में, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल को हम ऐसे लिखें 1 2, इधर तो OH लगा दो और इसकी संयोजकता ऐसे पूरी कर दो। बीटा विलोपन क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब एक क्रिया होगी तो देखो अल्फा कार्बन किसको बोलोगे आप, वो कार्बन जिसे क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, तो उसका पड़ोसी कौन होगा, बीटा। तो यदि अल्फा कार्बन पे से आपको OH ग्रुप हटाना है तो बीटा कार्बन का H हटाना पड़ेगा, मतलब ये H और OH मिलकर क्या निकल गया, ये निकल गया आपका H2O। तो बचा क्या, यहाँ बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये क्या बन गया हमारा एथिलीन। ठीक है, तो ये हमारी चारों विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और इन विधियों में हम लोगों ने जो विहाइड्रोहेलोजनीकरण है, बीटा विलोपन, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो बहुत सिंपल सी 4 अभिक्रियाएं हैं, एल्काइन से, एल्किल हैलाइड से, सन्निध डायहैलाइड से, और अंत में अल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी।